नमस्कार, सुप्रभात। आज 24 फरवरी गुरुवार है और हम सब बहुत उत्कंठा से जानने वाले हैं स्वाधीनता और स्वतंत्रता संग्राम। पिछले गुरुवार को हमने भारत के विश्व गुरुत्व का रहस्य जान लिया। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। अभी जैसे बताया कि पिछले व्याख्यान पुष्प में हमने भारतीय विश्व गुरुत्व के रहस्य को जानने का प्रयास किया था। उससे पहले के सत्रों में भारत के विश्व गुरु बनने के जो अलग अलग आयाम थे उनका भी विचार किया था। अब यह भारत विश्व गुरु बना रहा, यह हजारों लाखों वर्षों तक विश्व गुरु बना रहा। तो ऐसा विश्व गुरु बने रहने के लिए दो बातें और बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पिछले पुष्प में हमने ये जाना था कि अन्न और शिक्षा, इनकी पात्रता के अनुसार समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्धता होना, इसके लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, संगठन हमारे समाज ने निर्माण किया था, उसके साथ में ऐसा संगठन निर्माण करने के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण करने के लिए दो बातें बहुत आवश्यक होती हैं। उसमें से एक है स्वाधीनता और दूसरी है स्वतंत्रता। हम अक्सर स्वाधीनता और स्वतंत्रता में गफलत कर जाते हैं। आज भी हमारे भारत को 75 वर्ष हुए हैं उसके स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने में इस वर्ष हम जुटे हैं। कई जगह पर स्वतंत्रता 75 इस प्रकार के उपक्रम, कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और इसलिए मेरे मन में यह आया कि हमें स्वाधीनता और स्वतंत्रता, इन दोनों शब्दों के सही अर्थों को समझना बहुत आवश्यक है। इन दोनों शब्दों में दो दो शब्द आते हैं। एक है स्व, जो दोनों में है, और स्वाधीनता में शब्द दूसरा आता है, वह है अधीनता। स्व अधीन यानी स्वाधीन, और स्वतंत्र यानी स्वतंत्र। इन दोनों में स्व जो है वो समान है। इस स्व को समझे बगैर हम स्वाधीन हैं तो क्या है और स्वतंत्र हैं तो क्या है, इनके अर्थ हम नहीं समझ सकते। स्वाधीनता यह स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है। आप यदि स्वाधीन नहीं हैं तो अपने तंत्रों को आप निर्माण नहीं कर सकते। स्वाधीन नहीं हो तब भी अपने तंत्रों को चला सकते हैं, लेकिन निर्माण नहीं कर सकते। भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास जो है, यह लगभग 3000 वर्ष पुराना है। और तब से आज तक हमारा स्वाधीनता संग्राम चल रहा है। हम आज भी स्वाधीनता संग्राम की दृष्टि से और स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से आज भी हम युद्धमान स्थिति में हैं। इसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। एक समय था जब भारतवर्ष एक बृहद भारत के रूप में विश्व के नक्शे पर दिखाई देता था।
ईरान से लेकर, पश्चिम में ईरान से लेकर तो पूर्व में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो द्वीप समूह है वहां तक, और उत्तर में हिमालय तिब्बत से लेकर तो दक्षिण में श्रीलंका तक, इस प्रकार का यह बृहद भारत हुआ करता था। यह आक्रांत होना शुरू हुआ लगभग 3000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 9वीं सदी में भारत पर या भारत की स्वाधीनता को छीनने का पहला प्रयास हुआ। वह था ईरान की यानी पर्शिया की जो रानी थी, रानी सेमीरामिस, उसने बहुत बड़ी सेना के साथ में इस भारत की सीमा को लांघने का और इसे जीतने का प्रयास किया था। बहुत घमासान युद्ध हुआ और सत्यव्रत करके राजा था गांधार का, उसने उसको बहुत बुरी तरह से पराजित किया। इसकी लगभग 2/3 सेना नष्ट कर दी गई और यह रानी भी जख्मी होकर वापस लौटी। इसके बाद में पर्शिया से ही दूसरा आक्रमण हुआ, वह 6ठी सदी में हुआ। सम्राट साइरस, ईरान का सम्राट साइरस, उसने यह आक्रमण किया था और उसे भी इसी प्रकार का मुंहतोड़ जवाब यह गांधार में ही मिल गया। गांधार से आगे वो बढ़ ही नहीं पाया। उसके बाद में यानी एक ढंग से देखें तो हमारी स्वाधीनता संग्राम के 3 दौर हैं। उनमें का पहला दौर यह ईसा पूर्व 9वीं सदी में शुरू हो गया। इस पहले दौर का जो दूसरा हिस्सा है यह बड़ा भीषण रहा और बहुत दीर्घकालीन रहा, जो आज भी चल रहा है। इसका प्रारंभ पहले दौर के पूर्ण होने के बाद में शुरू हुआ था। पहला दौर चला था, यह लगभग 7वीं सदी तक चला। इस पहले दौर में ईरान के आक्रमण के बाद में ग्रीकों का आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ। उसके सिकंदर के जो अन्य क्षत्रप रहे, सेल्यूकस निकेतर, उसका भी यहां पर भारत की स्वाधीनता पर आक्रमण रहा। उसने भी कुछ काल तक भारत की भूमि पर शासन किया, भारत की कुछ भूमि को अधीन बनाकर रखा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस को परास्त करके चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य या भारत की जो पराधीन हो गई थी भूमि, उसको फिर से स्वाधीन बनाया। स्वाधीन का अर्थ है हमारा जो स्व है, इसके अनुसार जीवन जीने वाले, इसकी समझ रखने वाले, इसके अनुसार शासन करने वाले शासकों के अधीन। इस प्रकार से पराधीन जो परकीय ऐसे आक्रांता भारत पर आए, उनसे भारत की भूमि को और भारतीय समाज को मुक्त करना, इसका अर्थ है स्वाधीन होना। अब ये स्वाधीनता संग्राम ग्रीकों के आगे और चला, तो आगे भारत में आए शक आए। ये शक भी बहुत पराक्रमी थे, बहुत युद्ध पिपासु ऐसे मध्य एशिया के रहने वाली जाति के लोग थे, योद्धा थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत में
सिंधु को पार करके, सिंधु नदी को भी पार करके अंदर आ गए। कुछ सदियों तक इनका प्रभाव, इनका आधिपत्य भारत में रहा। इस आधिपत्य को पहले ग्रीकों के आक्रमण को जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया था, उसी प्रकार इस शकों के आक्रमण को पाटलिपुत्र के ही सम्राट गुप्त काल के राजा विक्रम ने इन शकों के आक्रमण को पूरी तरह से निरस्त किया, पराभूत कर दिया। उसके बाद में कुषाण आए। यह भी बहुत लड़ाऊ ऐसी जाति थी, यह भी बहुत अंदर तक घुस आई थी। यह तो गुजरात, मालवा तक इन्होंने अपना शासन पहुंचा दिया था। लेकिन इनको भी हमारे यहां हर्षवर्धन है, फिर कुषाणों को पराभूत करने वाले अन्य भी सम्राट यहां पर हुए, जिन्होंने कुषाणों को परास्त किया। कुषाणों को भी भारत में आकर लगभग भारतीय बन गए थे वो। उन्होंने बौद्ध मत को स्वीकार किया था और कनिष्क इस नाम से जो कुषाण राजा था, वह तो जैसे भारतीय राजा हो इस प्रकार से ही यहाँ शासन करता था। लेकिन उनके संबंध और कुषाण जाति की कुछ विशेषताएं और उनके कारण कुछ मात्रा में पराधीनता भारत में रही। इसको समाप्त किया भारत में जो बृहद्रथ की हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग आया था, उसने इन्हें परास्त किया। उससे आगे हूण आए। यह बहुत ही बर्बर ऐसी जाति थी, लेकिन इस हूण जाति को भी, इसके आक्रमण को भी भारतवर्ष के सम्राटों ने परास्त किया। यशोधर्मन, कुछ मात्रा में हर्षवर्धन, इन्होंने इनका सामना किया और इनको पराभूत किया। ये पहला दौर हूणों के आक्रमण तक चला। इस पहले आक्रमण को हम यदि ठीक से देखेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि ये इनमें से एक ग्रीक जाति छोड़ दी या ग्रीकों का आक्रमण छोड़ दिया, तो किसी भी आक्रांता की अपनी कोई विशेष जीवन शैली, जीवन दृष्टि, कोई जीवन दर्शन नहीं था। और इसलिए भारतवर्ष में यह रहे भी तो लगभग भारतीय राजाओं जैसे ही इनका भी व्यवहार होता रहा। फिर भी भारत की सामाजिक रचना, सामाजिक मानसिकता ऐसी थी कि 7वीं सदी में अर्बुदगिरी, यानी जिसे आज हम माउंट आबू के नाम से जानते हैं, यहां पर 7वीं सदी में एक बहुत विशाल ऐसे महायज्ञ का आयोजन हुआ था। अब इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ा है, लेकिन कहीं पर यह निश्चित पढ़ा है। वहां पर यह जो महायज्ञ हुआ था, यह प्रमुख रूप से घर वापसी का यज्ञ था। जो इन ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, इन सब आक्रांताओं के वंशज जो थे, जो अपने को उनके वंशज कहलाते थे, ऐसे सब विदेशी आक्रांताओं के वंशजों को भारतीयता की दीक्षा देने का यह महायज्ञ था। बहुत बड़े बड़े जत्थों में दूर दूर से
लोग अर्बुदगिरी आते थे और वहां पर इन विदेशी जातियों के वंशजों को किसी न किसी भारतीय क्षत्रिय जाति में समावेश करके इनको भारतीय हिंदू बनाया जाता रहा। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि आज हम उन ग्रीकों के वंशज हैं, हम उन हूण, कुषाण इनके वंशज हैं, ऐसा कहने वाला कोई भी सामान्यतः आज देश में मनुष्य मिलता नहीं, कोई कुल मिलता नहीं। तो एक ढंग से कहें हम तो स्वाधीनता संग्राम का पहला दौर हमने 7वीं सदी में पूर्णतः सफलता से पूर्ण किया। यह पहला दौर समाप्त भी नहीं हुआ था कि दूसरा दौर शुरू हो गया। जैसे मैंने पहले बताया कि पहला जो दौर था इसमें ग्रीक छोड़कर बाकी सब जो आक्रांता थे इनकी अपनी कोई विशेष संस्कृति नहीं थी और इसलिए इन्हें आत्मसात करना भारतीय समाज के लिए कठिन नहीं था। लेकिन यह जो स्वाधीनता पर हुए आक्रमण का दूसरा दौर चला, यह आक्रमण इस्लाम का आक्रमण था। इस आक्रमण को भारत का समाज, हिंदू समाज ठीक से समझ नहीं पाया। महात्मा गांधी जी के अनुयायी धर्मपाल जी ये बताते हैं कि हिंदू समाज ने, यानी ये 20वीं सदी में बात कर रहे हैं धर्मपाल जी, और ये पहला आक्रमण इस इस्लाम का हुआ था। ये इस्लाम के प्रारंभ यानी 612 के मुश्किल से 25 वर्ष भी नहीं हुए थे तो 636 में पहला आक्रमण हो गया था भारत पर। धर्मपाल जी कहते हैं कि इतने वर्षों से भारत में शत्रु भाव लेकर जीने वाले समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हिंदू समाज आज तक नहीं सीख पाया है। और धर्मपाल जी के बाद में भी जो भारत है उसकी भी दुर्भाग्य से यही स्थिति है। आज भी हमने इस निरंतर शत्रु भाव, हिंदुत्व के साथ में, भारतीयता के साथ में शत्रु भाव रखने वाले इस इस्लामी आक्रमण को हमने अभी तक नहीं समझा है। और इसलिए हमारा स्वाधीनता संग्राम, यह तो भारतवर्ष जो शासकीय दृष्टि से स्वाधीन हुआ है इसमें भी चल ही रहा है। स्थान स्थान पर भारतवर्ष में वर्तमान का हम देखें स्वरूप तो ऐसे लगभग कहा जाता है कि 500 ऐसे टापू बने हैं, केंद्र बने हैं जहां पर इस्लाम का शासन चलता है। भारतीय संविधान वहां चलता नहीं है। ऐसी बस्तियां हैं जहां अंदर घुसने के लिए पुलिस भी भयभीत होती है। इस दौर को हमें ठीक से समझना होगा और इस दौर में जो भारतीय समाज ने, हमारे पूर्वजों ने जो विराट ऐसा पुरुषार्थ किया है, पराक्रम किया है, उसे भी हमें समझना होगा। किस प्रकार से जीवट के साथ, धैर्य के साथ, तितिक्षा के साथ हमारे पूर्वजों ने इनका सामना किया, यह हम समझेंगे तो हमारा सिर गौरव से ऊपर उठेगा, ऊंचा उठेगा। एक संक्षेप में हम यदि देखें इस्लाम का विस्तार कैसे हुआ तो मुश्किल से 12 वर्ष में इस्लाम का प्रारंभ हुआ था 612 में और 624 तक पूरा अरबस्तान यह इस्लाममय हो गया।
आगे हम देखते हैं कि 634 से लेकर 651 तक 17 वर्षों में इस्लाम के आक्रांताओं ने ईरान को पद दलित कर दिया। ईरान का बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बलशाली माना जाता था, उसको ध्वस्त कर दिया, भ्रष्ट नष्ट कर दिया। और 17 वर्षों में वहां पर एक भी पारसी शेष न रहे। इस प्रकार से इस्लाम का प्रभाव और प्रचार वहां पर किया। वहां से कुछ भागे हुए पारसी भारत में आए, भारत में उन्होंने शरण ली। सौभाग्य से यही एक समाज, राष्ट्र ऐसा था जहां पर पारसी समाज को मुक्तता से रहने के लिए एक वातावरण मिला। समानता का व्यवहार उनके साथ में हुआ, मानवता का व्यवहार उनके साथ में हुआ। आगे और देखते हैं हम तो 651 से आगे लगभग 17 वर्षों में पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ऐसे कई देश, ऐसे कई राज्य, साम्राज्य इस्लाम ने पूरी तरह इस्लाममय बना दिए। पूरी तरह से यहां का समाज मुस्लिम समाज बन गया। और आगे देखते हैं तो 711 से 730, 19 वर्ष में यूरोप के स्पेन को इन्होंने 75%, 75% मुसलमान बना दिया। तुर्कस्तान को, आज का टर्की, तुर्कस्तान को लगभग 100 वर्षों में इन्होंने 100% मुसलमान बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुश्किल से 100 वर्षों में इस्लाम ने विश्व के उस समय के जो ज्ञात ऐसा भूप्रदेश था, इस्लाम के लिए ज्ञात भूप्रदेश था, उसमें से लगभग 1/3 भूमि ये इस्लाममय कर दी थी। तो यह इस्लाम का आक्रमण कितना भीषण रहा होगा हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इसका सामना भारतवर्ष के हमारे वीर भारत पुत्रों ने किस प्रकार से किया, यह एक बहुत बड़ी गौरव गाथा है। अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, भीष्म द्वारा ही प्रकाशित हुई है या हो रही है, असत्यमेव जयते। इसमें इस विषय में बहुत गहराई से और प्रमाणों के साथ में हम बहुत कुछ पढ़ सकेंगे। ऐसा ही एक पुस्तक है, डॉक्टर शरद हेबाळकर जी ने लिखा हुआ कृण्वन्तो विश्वमार्यम, और दूसरा पुस्तक है उनका भारत में मुस्लिम आक्रमण का अवरोध। पहला यह अवरोध भारत पर मैंने बताया कि पहला आक्रमण तो 636 में हो गया था, वह समुद्र मार्ग से हुआ था, और गुजरात में भरूच पर और महाराष्ट्र में ठाणे पर, ये दोनों उस समय के बड़े बंदरगाह हुआ करते थे, इन पर आक्रमण हुए थे। और यहाँ पर दोनों ही जगह पर बुरी तरह से मार खाकर वो वापस लौटे थे। और इसलिए जल मार्ग से यह फिर गुजरात और महाराष्ट्र तक आक्रमण करने का उनका साहस नहीं हुआ।
लेकिन अरबस्तान से जुड़े हुए उपगण स्थान, जिसे आज अफगानिस्तान के नाम से लोग जानते हैं, इस उपगण स्थान की दो सत्ताओं ने, दो भारतीय हिंदू सत्ताओं ने 310 वर्ष तक, आप कल्पना कीजिए, एक तिहाई विश्व को मुश्किल से 100 वर्षों में जिस इस्लाम ने इस्लाममय कर दिया था, ऐसे इस्लाम के आक्रांताओं को अरबस्तान से जुड़े हुए उपगण स्थान में 310 वर्ष तक लड़ना पड़ा। वहां की जाबुल का जो राजा था जयपाल, उसके बारे में तो इतना भय था। उनके लेखक, इस्लामी लेखक लिखते हैं, जयपाल के पराक्रम की, पौरुष की, उसकी अनगिनत ऐसी बड़ी सेना की जो एक भीति, एक डर उनके मन में बस गया था, उसका वर्णन उन्होंने किया हुआ आज भी पढ़ने को मिलता है। आगे जाबुल से आगे काबुल में भी उन्हें इसी प्रकार से बहुत संघर्ष करना पड़ा। 310 वर्ष तक उपगण स्थान में ही वो उलझे रहे। इसके बाद में, और यह बराबर बार बार पराभूत होते रहे, पराजित होते रहे, फिर आक्रमण करते रहे। हमारे राजाओं ने, हमारे समाज के विद्वानों ने इस्लाम के आक्रमण को समझा नहीं, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझने की उसमें बात जो है वो ये है, इस्लाम यह केवल एक बर्बर जाति का आक्रमण नहीं है, यह एक मजहबी आक्रमण है। और मजहब का आधार सत्ता है, सत्ताधिष्ठित मजहबी आक्रमण है ये। और इसलिए इसके तत्वज्ञान में जो बताया गया है कि पूरा विश्व यह मुसलमानों के लिए बना हुआ है, और इसके लिए कुरान और उनके जो सांप्रदायिक या मजहबी ऐसे ग्रंथ हैं, उनमें जो सिखाया गया, आज भी सिखाया जाता है, वो यही सिखाया जाता है कि बाकी सब मानव जातियां जो हैं, यह जब तक मुसलमान नहीं बन जाती, वो शत्रु हैं, उनको नष्ट करो, उनको अपमानित करो, उनको प्रताड़ित करो, आतंकित करो। और इस कारण बार बार मुसलमानों के आक्रमण होते रहे। बहुत ही कम ऐसे भारत के राजा रहे जिन्होंने इस आक्रमण को कुछ मात्रा में समझा। उसमें एक हैं ललितादित्य, ये कश्मीर के राजा थे, कश्मीर के सम्राट थे, और तिब्बत से लेकर उपगणस्थान के कुछ हिस्से से लेकर तो ईरान तक इन्होंने अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई थी। उसके बाद दूसरा जो ऐसा ही इस प्रकार की दृष्टि रखने वाला कि हम तुम्हारे यहां घर में घुसकर मारेंगे, दुष्टता को हम छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार का एक प्रयास चित्तौड़ के राजा बप्पा रावल ने किया था। उसने सिंध में जो आक्रमण हुए, दाहिर के ऊपर आक्रमण हुआ, दाहिर भी पहली भी लड़ाई तो जीता था, दूसरी लड़ाई में जब हार गया, तब उसका बेटा जयपाल यह बप्पा रावल के शरण में आया था। तो बप्पा रावल ने उसको साथ में लेकर इन इस्लाम के सेनाओं को खदेड़ते खदेड़ते ईरान तक पहुंचे थे। लेकिन वहां जाकर
इस्लाम की जड़ों को नष्ट करने का काम इन्होंने भी नहीं किया, शायद नहीं कर पाए, क्योंकि यह थोड़ी अधिक अवधि का काल था, इसके लिए समय आवश्यक था। कुछ पीढ़ियां बप्पा रावल की यदि इसी प्रकार से बार बार ईरान तक जाकर आक्रांताओं को उनकी भूमि में जाकर रौंदती, तो शायद इस्लाम का आक्रमण जहां से निर्माण हुआ था वहीं हम समाप्त कर पाते थे। सामर्थ्य तो हमारी थी, लेकिन समझ नहीं थी, और इसलिए ये इस्लाम का आक्रमण बढ़ता गया। बाबर के रूप में, मोहम्मद गौरी के रूप में ये आक्रांता भारत में फिर स्थापित हुए। सन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। कई लड़ाइयां वो हारा था, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के बाद यहां पर मुस्लिम शासन कुछ मात्रा में स्थापित हुआ। जयचंद के बारे में कहा जाता है, लेकिन जयचंद के वंशजों ने बहुत पराक्रम से इस्लाम को अवरोध किया है, आगे और बढ़ा इस्लाम। और मुगल वंश की अलग अलग जो राजा हुए, अलग अलग वंशों के, वो हम देखते हैं कि 1200 से लेकर, मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर लगभग 1700 तक, यानी लगभग 500 वर्षों तक भारत में इस्लामी शासक रहे। और अकबर का राज्य यदि छोड़ दिया तो बाकी सब राज्यों में तो बहुत बड़ी भूमि स्वाधीन ही रही। अकबर के राज्य में भारतवर्ष का जो हिस्सा है, यानी उपगणस्थान छोड़कर, उस हिस्से का लगभग 50% से थोड़ा अधिक, इतना ही भूभाग अकबर के अधीन रहा। और भारत में जो स्वाधीनता संग्राम चला, इसके कारण हम देखते हैं कि 1674 में जो हिंदवी स्वराज्य की छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापना की थी, यह मुश्किल से 122 वर्षों में, 144 वर्षों में 1759, इस 1759 के अवधि तक भारत का जितना भूभाग परसेंटेज में, प्रतिशत में अकबर के अधीन था, लगभग उतना ही भूभाग हिंदवी स्वराज्य के अधीन था। ऐसा कोई समय नहीं गया जब इस्लाम को भारतीय हमारे पूर्वजों ने बहुत पराक्रम के साथ में अवरोध नहीं किया। कितने नाम लें ऐसे। राजस्थान का तो इतिहास इतना पटा हुआ है ऐसे नामों से। राणा बप्पा रावल के आगे राणा संग्राम सिंह आते हैं, राणा प्रताप आते हैं, राणा कुंभा आते हैं, राणा हमीर आते हैं, दुर्गादास राठौड़ आते हैं, उदय सिंह आते हैं। इस प्रकार से राजाओं की परंपरा राजस्थान में रही। राजस्थान की और विशेषता यह भी रही, देखिए, भारत में, पूरे भारत में सभी प्रदेशों में कई शहरों गांवों का नाम मुस्लिम नामों से कर दिया गया है। आदिलाबाद है, फिर मुर्तजाबाद है, फिर मुरादाबाद है। ऐसे कई नाम सभी प्रांतों में। केवल राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर इस प्रकार का एक भी नाम नहीं मिलेगा। कल्पना कर सकते हैं कि शायद कुछ मात्रा में दिल्ली की सल्तनत को उसके एक क्षत्रप रहे होंगे, लेकिन दिल्ली को केवल जो चौथाई हिस्सा दे देना है,
उसको छोड़ दिया जाए तो इनका ही शासन, इनके ही अधीन यह पूरा राज्य रहा, पूरा प्रांत रहा। जो विभिन्न प्रांत हुए, हर प्रांत में ऐसे ही बहुत गंभीर ऐसा अवरोध, उड़ीसा का हम ध्यान में लें तो 200 वर्ष तक उड़ीसा लड़ता रहा। 200 वर्ष लगे। कितनी बार उड़ीसा के राजा जो थे वो जीते। 200 वर्ष के संघर्ष के बाद में उड़ीसा के ऊपर इस्लामी शासन हुआ। आसाम के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम कभी ठहर नहीं पाया वहां, कभी कोई राज्य वहां निर्माण नहीं कर पाया। वहां का जो अहोम कुल का राज्य था वहां, वो तो लगभग 500-600 वर्ष तक उसकी परंपरा चली है। और ये मुगल परंपरा हम देखते हैं तो 1528 से शुरू होती है, 1526 से शुरू होती है और चलती है 1700 तक। तो इसलिए मुश्किल से 250 पौने 300 वर्ष मुस्लिम परंपरा चली, मुगल परंपरा चली, तो उसको हमारे इतिहास में 50% स्थान मिल जाता है। और अहोम वंश का उसमें नाम भी नहीं आता, ललितादित्य उदबल का उसमें नाम भी नहीं आता, बप्पा रावल का उसमें नाम भी नहीं आता। तो इस प्रकार से आज भी हमारा यह स्वाधीनता संग्राम जो है यह समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो इस्लाम के अधीन जब तक इस बृहद भारत का 1 इंच भी स्थान इनके अधीन है, तब तक हमारा स्वाधीनता संग्राम समाप्त नहीं होगा। इसे हमें समझना होगा। किसी भी राष्ट्र के लिए हमेशा वृद्धिमान होना यह आवश्यक होता है। राष्ट्र एक जीवंत इकाई होती है। भारत राष्ट्र भी ऐसी एक जीवंत इकाई है। और किसी भी जीवंत इकाई के लिए 2 ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जीवन का और दूसरा होता है मृत्यु। जैसे ही उस जीवंत इकाई का विस्तार कम हो जाता है, विस्तार बंद हो जाता है, विस्तार की प्रक्रिया बंद हो जाती है। मनुष्य के शरीर में लाखों करोड़ों पेशियां होती हैं। इनमें से कई पेशियां निरंतर मरती रहती हैं और नई निर्माण होती रहती हैं। जब तक तो नई निर्माण होने वाली पेशियों की संख्या अधिक होती है, यह जीव जो है यह यौवनावस्था की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही मरने वाले पेशियों की संख्या बढ़ने लगती है, यह मृत्यु की दिशा में, बुढ़ापे की दिशा में बढ़ने लग जाता है। राष्ट्र की जीवन में भी इसी प्रकार से जब तक राष्ट्र वर्धिष्णु रहता है, तब तक ही वह राष्ट्र अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। हमारे पूर्वजों ने इस दृष्टि से इस्लाम के आक्रमण को समझने में गलती की। अपने इस बृहद भारत को और विस्तार देने के बजाय यह घटता गया। हमारे यहाँ की शासन व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ की धर्म व्यवस्था इस सूत्र को भुला देती रही कि जीवंत इकाई को वर्धमान रहना आवश्यक होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। और इस कारण हमारी इन दोनों सत्ताएं, धर्म सत्ता और शासकीय राज सत्ता, इन दोनों की भूमिका जो रही, यह भूमिका दोषपूर्ण रहने से भारत की पराधीनता बढ़ती गई। जैसे ही इस्लाम के प्रभाव को भारत की
इस भूमि पर धर्म सत्ता और राज सत्ता ये दोनों इकट्ठी आई तो हम देखते हैं कि हमने मुगल सत्ता, इस्लामी सत्ता को पराभूत किया। इसका पहला उदाहरण हम पाते हैं विजयनगर के साम्राज्य में। धर्म सत्ता के रूप में माधवाचार्य विद्यारण्य इसके मार्गदर्शक रहे और क्षात्र तेज के रूप में हरिहर बुक्कराय ने जो एक परंपरा यहां पर निर्माण की, जो लगभग 260 वर्षों तक विजयनगर के साम्राज्य को और अत्यंत समृद्ध, अत्यंत पराक्रमी ऐसे साम्राज्य को निर्माण करने में ये सफल हो पाए। दूसरा ऐसा ही उदाहरण हम देखते हैं जहां धर्म और शासन साथ में रहे, वह था हिंदवी स्वराज्य। यहां धर्म सत्ता जिसका प्रतिनिधित्व संत, राष्ट्रीय संत समर्थ रामदास जी करते थे, जिन्होंने पूरे देश भर में एक जागृति निर्माण की थी। पूरे देश भर में घूमकर हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की थी, स्थान स्थान पर युवकों को जागृत किया था, उनके पुरुषार्थ को जो जागृत किया था, उनको शस्त्र सज्ज किया था। और इस कारण जो शासन था, हिंदवी शासन छत्रपति शिवराय का, और उससे आगे जिसे पेशवाओं ने आगे बढ़ाया, यह शासन विस्तार पा सका इतनी दीर्घ क्षेत्र तक। उसका भी कारण धर्म सत्ता और राज्य सत्ता इन दोनों का साथ में चलना है। इसका तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, वह खालसा पंथ और राजा रणजीत सिंह दोनों जब साथ में आए तो फिर इन्होंने विजय प्राप्त की। और हम देखते हैं कि उसके बाद का तीसरा जो आक्रमण का दौर चला, जिसे हम अंग्रेजों का आक्रमण कह सकते हैं। अंग्रेजों ने शासन जो जीता, भारत को जीता, इस्लाम के साथ में युद्ध करके तो केवल हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला को जीता उतना ही है। बाकी तो पूरा का पूरा भारतवर्ष जो है वो उन्होंने हिंदुओं से जीता है, हिंदुओं से जीता था। और इस दृष्टि से ये दूसरा जो स्वाधीनता संग्राम का दौर है जो अभी तक चल रहा है, वह समाप्त होना तो दूर रहा, अभी तक चल रहा है। उसके बीच में ही ये तीसरा स्वाधीनता संग्राम हमारा शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भारत भूमि को पूरी तरह से जीता सन 1818 में। उस समय पुणे में पेशवाओं का बहुत बलवान ऐसा सामर्थ्य था। कोल्हापुर के राजा शाहू महाराज के वह पेशवा हुआ करते थे और उस पेशवाओं के जो सचिव थे नाना फडणवीस, उनके बारे में कहा जाता था, जब तक नाना तब तक पूना, जब तक नाना फडणवीस वहां है तब तक पेशवाओं को जीतना संभव नहीं है। और यही हुआ। 1818 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद में अंग्रेज अंतिम विजय पा सके, हिंदवी स्वराज्य का विनाश कर सके। अभी जो तीसरा पराधीनता का दौर है, यह पराधीनता की दृष्टि से पूर्णता का दौर है। पूरे भारतवर्ष में, यानी ऊपर तिब्बत से लेकर नीचे श्रीलंका तक यह फैला हुआ था। और यह केवल स्वाधीनता का हरण नहीं था, तो यह स्वतंत्रता का भी हरण था। इसे हमें समझना होगा।
मैंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत कम समय रखा है। उसका कारण ही यह है, ये जो पहला दौर चला उसमें तो स्वाधीनता लगभग बहुत कम मात्रा में हमारी आक्रांत हुई। इस्लाम के काल में स्वाधीनता को बहुत बड़ी मात्रा में ठेस पहुंची, स्वाधीनता का हरण हुआ। लेकिन इस अंग्रेजी शासन में तो स्वाधीनता का लगभग 100% ऐसा हरण हो गया, पराधीन हो गए हम। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया, इस पराधीनता या स्वाधीनता या स्वतंत्रता की पूर्व शर्त होती है। स्वाधीनता रहेगी तो आप स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। और इस कारण हम पराधीन हुए और उसके बाद में अंग्रेजों ने हमें परतंत्र भी बनाया। इसका भी इतिहास हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने भारत को जीतने के बाद भारत को शिक्षा के माध्यम से जीतने का प्रयास किया। मैक्स मुलर ने एक मार्गदर्शक सूत्र उनके सामने रखा था, We have conquered India once, but we shall have to conquer India once again through education. शिक्षा के माध्यम से हमें भारत को पूर्ण रूप से पराधीन परतंत्र बनाना होगा, तब जाकर हमारा जो आक्रमण है पूर्णता को प्राप्त होगा। और इस दृष्टि से अंग्रेजों ने, हम मैकॉले के बारे में सब जानते हैं, उसने यहां पर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। पूरे देश भर में पहले तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिसका कुछ उल्लेख आगे कभी किसी व्याख्यान में हम अवश्य करेंगे, यहां इतना ही हम समझ लें, एक बहुत श्रेष्ठ, बहुत व्यापक समाज जीवन के हर सदस्य को शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहां हुआ करती थी। उस व्यवस्था को इन्होंने नष्ट किया। इसके प्रमाण धर्मपाल जी के द ब्यूटीफुल ट्री इस पुस्तक में मिलते हैं। अंग्रेजों ने ही जो संकलित किए हुए उनके जो कागजात हैं, कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें ये प्राप्त होते हैं। उन्होंने पहले भारत में यहाँ की शिक्षा को नष्ट करके अपनी शिक्षा को स्थापित करने के प्रयास किए। जल्दी उनके समझ में आया कि भारतीय शिक्षा के नष्ट होने के बाद में बहुत बड़ी मात्रा में जो भारत का बुद्धिमान वर्ग है, किसी भी जाति का हो, वह इस अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और कुछ ही वर्षों में यहां से अंग्रेजियत में रंगे हुए, अंग्रेजी दृष्टि से व्यवहार करने वाले, अंग्रेजी दृष्टि से विचार करने वाले ऐसे युवक यहां पर निर्माण होने लगे। ऐसे स्नातक जो पूरी तरह से अंग्रेजियत में रंगे हुए थे, जिनको भारतीयता से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे युवक निर्माण करने शुरू हो गए। लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों के ध्यान में आया, ये जो अंग्रेजियत में रंगे हुए युवक हैं, यह युवावस्था में ही मर रहे हैं। जब उन्होंने इसका गहराई से अध्ययन किया, तब उनके ध्यान में ऐसा आया कि हमने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को तो नष्ट किया है, लेकिन यहाँ बाकी सारा समाज जीवन जो है वह तो भारतीय ढंग से चलता है, भारतीय व्यवस्थाओं से चलता है। यहाँ की न्याय व्यवस्था भारतीय है, यहाँ की कृषि व्यवस्था भारतीय है, यहाँ की उद्योग व्यवस्था भारतीय है, यहाँ की बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं यह भारतीय ढंग से चल रही हैं। और हमारे अंग्रेजियत में रंगे हुए जो युवक हैं, स्नातक हैं, उनका तालमेल इस भारतीय समाज की इन व्यवस्थाओं के साथ में नहीं बैठ रहा। और उसके कारण जो तनाव निर्माण होता है
इस तनाव के कारण ये युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा उनके ध्यान में आते ही उन्होंने भारत की जो व्यवस्थाएं थी, सारी की सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर, उन्हें बदलकर अपनी व्यवस्थाएं यहां पर स्थापित की। और हम देखते हैं कि शासन, प्रशासन, न्याय, उद्योग, अर्थ, शिक्षा, जल प्रबंधन, ऐसी समाज जीवन की प्रत्येक व्यवस्था जिसमें हम आज जी रहे हैं, यह हर व्यवस्था यह अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने उनके लाभ के लिए स्थापित की हुई ये सब व्यवस्थाएं हैं। और व्यवस्था का दूसरा अर्थ होता है तंत्र। और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से 100% परतंत्र बना दिया। 100% भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसे उन्होंने अंग्रेजी व्यवस्थाओं में रूपांतरित कर दिया। और आज हमारी स्थिति ऐसी है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारतीय व्यवस्थाएं कैसी रही होंगी। आप कल्पना कीजिए कि शिक्षा को भारतीय बनाने के प्रयास भारत में 150 वर्षों से अधिक काल से चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा भारतीय क्यों नहीं बन रही? आज भी हम राज्य शास्त्र यूरोपियन पढ़ाते हैं, यूरोपियन लेखकों द्वारा मार्गदर्शित ऐसे पढ़ाते हैं। न्याय शास्त्र अभारतीय पढ़ाते हैं, समाजशास्त्र अभारतीय पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र अभारतीय पढ़ाते हैं। तो शिक्षा तो 150 वर्षों के प्रयासों के उपरांत भी, और बहुत विराट प्रयास हुए हैं शिक्षा को भारतीय बनाने के, बड़े बड़े दिग्गजों ने किए हैं। दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, लोकमान्य तिलक, लाला लजपत राय, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद, इस प्रकार के दिग्गजों ने, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, दिग्गजों ने शिक्षा के भारतीयकरण के प्रयास किए हैं। लेकिन आज भी हम सभी जो शास्त्र पढ़ते हैं सब तो अभारतीय शास्त्र ही पढ़ते हैं। और आप कल्पना कीजिए, हमारे समाज की ये अर्थव्यवस्था यदि यूरोपियन लेखक एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र के अनुसार चलती होगी, तो शिक्षा में तो आपको एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र ही पढ़ाना होगा ना। शिक्षा भारतीय बनेगी कैसे? इसे भी हमें समझना होगा। जब तक सारी की सारी व्यवस्थाओं के क्षेत्र का भारतीयकरण करने के प्रयास समसामयिक, समांतर और समन्वित ऐसे नहीं होंगे, शिक्षा भी भारतीय नहीं हो सकती। इस दृष्टि से अब कुछ जागृति होने लग गई है। अभी एक वार्ता मैंने सुनी और बहुत आनंद हुआ। अधिवक्ता परिषद करके भारतीयता की सोच लेकर काम करने वाले ऐसे न्याय क्षेत्र के लोगों का यह संगठन है। लेकिन इस संगठन का लक्ष्य, उद्देश्य यह न्याय क्षेत्र का भारतीयकरण नहीं है। अन्य भी कई क्षेत्रों में भारतीयता का अभिमान मन में संजोने वाले ऐसे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य अपने अपने क्षेत्र का भारतीयकरण नहीं है। आनंद की बात में जो बता रहा था वो यह है, हैदराबाद में अधिवक्ता परिषद की एक अखिल भारतीय बैठक हुई और इस बैठक में अब्दुल नजीर इस नाम के एक न्यायाधीश को एक विषय की प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था। उन्होंने अपने भाषण में यह बताया कि हम न्याय क्षेत्र के भारतीयकरण के प्रयास क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे इतना आनंद हुआ
कि जो विचार लेकर मैं और हमारी सब टोली, भारतीय शिक्षण मंच की टोली काम कर रही है, ऐसा विचार करने वाले देश में और भी लोग हैं, और उसमें अब्दुल नजीर जैसे मुसलमान भी हो सकते हैं। लेकिन यह सब बताने का तात्पर्य यह है, जब तक इन सारी व्यवस्थाओं को हम फिर से भारतीय नहीं बनाते, जब तक इन व्यवस्थाओं को भारतीय बनाने की दृष्टि से उस हर क्षेत्र में, उस हर व्यवस्था के क्षेत्र में, भाषा का क्षेत्र है, इतिहास का क्षेत्र है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, कारीगरी का क्षेत्र है, ऐसे हर क्षेत्र में जो जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो जो हमारी जीवन दृष्टि है, जो जिस प्रकार का जीवन हम उसके माध्यम से जीते हैं, इस पूरे जीवन के भारतीयकरण की प्रयास जब तक शुरू नहीं होंगे, तब तक भारत को हम फिर से भारत नहीं बना पाएंगे। अंग्रेजों ने जो इसे इंडिया बनाया है, इसे समग्रता में भारत बनाने के प्रयास हमें करने होंगे। और ऐसे प्रयास जब समाज जीवन के हर क्षेत्र से शुरू होंगे, तब जाकर कुछ पीढ़ियों के ऐसे निरंतर प्रयासों के बाद में हम आशा कर सकते हैं, और केवल आशा नहीं, विश्वास भी कर सकते हैं कि हम फिर से भारत को भारत बनाने में सफल होंगे। हमारा स्वाधीनता और स्वतंत्रता का संग्राम तब जाकर पूर्ण होगा, विशेष रूप में स्वतंत्रता का संग्राम तब जाकर पूर्ण होगा जब हम अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर, अपने तंत्रों के आधार पर जीवन कैसे जिया जाता है, हमारे सामाजिक संगठन की हमारी धारणा क्या है। ये छुटपुट ऐसे लाखों संगठन समाज में खड़े होना, छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स खड़े होना, छोटे छोटे ऐसे संस्थाएं खड़ी होना, समाज का अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना, यह भारतीय संकल्पना नहीं है सामाजिक संगठन की। हमारा तो समाजव्यापी ऐसा एक विशाल सामाजिक संगठन हुआ करता था, इसको समझना होगा। और स्वाधीनता की दृष्टि से इस पूरे बृहद भारत को फिर से भारत बनाने का स्वप्न सामने रखना होगा। इसको साकार करने की दृष्टि से पहले चरण के रूप में 1947 में जो भारतवर्ष की भूमि के साथ में जो व्यवहार हुआ है, भारत की भूमि को तोड़ा गया है, उसे हमें लक्ष्य रखना होगा। उससे भी पहले हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि भारत में शत्रु भाव से जीने वाले समाजों के साथ में व्यवहार कैसे होना चाहिए, यह हमें तय करना होगा। उस प्रकार से व्यवहार प्रत्यक्ष समाज जीवन में शुरू करना होगा। हर प्रकार से जिसे जिस भाषा में समझ में आता है, उस भाषा में उसे समझाने का सामर्थ्य भौतिक दृष्टि से ऐसा सामर्थ्य हमें निर्माण करना होगा। ऐसा हम जब करेंगे, तब जाकर हम स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम की पूर्णाहुति हम दे सकेंगे। और यह स्वाधीनता और स्वतंत्रता का संग्राम, यह इसके बारे में सदैव जागरूक ऐसी कुछ समाज की रचना हमें निर्माण करनी होगी, जो इसे दीर्घकाल तक, चिरकाल तक इस स्वतंत्रता को और स्वाधीनता को बनाए रखने में सफल होगी। यह सब हम जब विचार करेंगे, तब हमने स्वाधीनता और स्वतंत्रता के संग्राम से कुछ सीखा है, ऐसा हम कह सकेंगे। धन्यवाद। अगला सत्र हमारा जो होगा, वह जो हिंदू समाज है, यानी जो प्रारंभ मैंने किया था कि इन दोनों शब्दों में एक स्व नाम का एक शब्द आता है, स्व क्या है, इसे समझने का प्रयास हम अगले पुष्प में, हिंदू कौन है, भारतीय कौन है,
हमारा स्व क्या है, इस विषय के रूप में समझने का प्रयास करेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद। स्वाति जी, आप आगे ले सकती हैं। धन्यवाद सर। हम कुछ सवाल जवाब लेते हैं। चित्तरंजन जी पटेल पहला सवाल पूछने जा रहे हैं, उनके बाद अंजन येलू आप तैयार रहिएगा। चित्तरंजन जी प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। प्रणाम गुरु जी को और नमस्कार संध्या जी को। नमस्कार। प्रणाम। ये तो मुझे बहुत उपयोगी हो रहा है। मैं थोड़े दिनों से इसके विचार कर रहा था और ये आपके पास से सुनने को मिलता है, तो इसके लिए तो मैं हर प्रति सप्ताह वेट करता हूँ। मेरा संध्या जी को एक ही प्रश्न है कि गत गुरुवार का प्रवचन अभी तक आपने लोड नहीं किया है, राइट? बस इतना पूछना था। जी जी हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पूछना था बस। ओके। अच्छा। नमस्कार आप दोनों को, प्रणाम गुरु जी को। जी धन्यवाद। Hello sir, namaste sir. I am Anjaneyulu. Namaste sir. नमस्ते। Is it true that Sambhaji, son of Chhatrapati Shivaji, was tortured and killed by Aurangzeb? अरे इसका तो वर्णन ये मुस्लिम लेखकों ने भी बहुत किया हुआ है। उसके बारे में तो कोई शंका लेने का कोई कारण ही नहीं है। और केवल संभाजी क्यों, ऐसे अनन्वित अत्याचार करना यह इस्लाम का स्वभाव है। इस्लाम का जब से जन्म हुआ है तब से इस प्रकार की क्रूरता, इस प्रकार की विभत्सता का परिचय वो देते आए हैं। ये सिख एक खालसा पंथ तो तब शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मतीदास करके थे, उनको आरी से सर से लेकर पैर तक खड़ा काटा गया था। कल्पना कीजिए किस प्रकार का अत्याचार। इनकी संस्कृति तो नहीं कह सकते, इनकी जो विकृति है उसमें कैसा समाया हुआ है, ये करते रहे हैं। पृथ्वीराज को जीतने के बाद में यह जो अजमेर का निजामुद्दीन औलिया था, काय रे कठीण आहे देवा तुझं, नको झालं मला आता। अब इसने पृथ्वीराज के पराभव के बाद में उसकी पत्नी संयोगिता को विवस्त्र करके सैनिकों में फेंक दिया था। भोग के लिए नोच नोच कर खत्म किया उसको, संयोगिता को। ये उनके संत हैं, जो संत माने जाते हैं, वह इतने क्रूर हैं, इतने विभत्सता के पुजारी हैं। और यह इनकी विभत्सता खत्म नहीं हुई है, आज भी चल रही है। पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों को जिस प्रकार का व्यवहार किया है उनके साथ में, यहां अभी दिल्ली में एक को मारा जाता है घर में घुसकर, उसके शरीर पर 400 चाकुओं के घाव मिलते हैं। कल्पना कीजिए किस प्रकार से गोद गोद कर मारा होगा उसको। तो क्रूरता तो इनका स्वभाव है, इसे समझना होगा। और केवल ये मुसलमान लोग हैं और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, इसको केवल समझ के नहीं चलेगा। तो इसका जो मूल है, जो कुरान है, उसे समझना होगा। इस दूसरे दौर का, जिसे मैंने कहा कि अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, इसे इस दौर को समाप्त करने के लिए हमें कुरान को समझना होगा। और तब तक तो हम इस दौर का सामना कर ही नहीं सकते। हमारे पास 40 वर्ष हैं, इस्लाम को हमने 40 वर्षों में नियंत्रित नहीं किया, तो भारत को कोई भविष्य नहीं है। आप लिख लीजिए आगे। Thank you sir. आता त्याला काय झालं, काय कळत नाही। कृपया काय केलं बाकी म्हणून सुरू झालं। कृपया अन्य लोग अपना ऑडियो और वीडियो कृपया बंद रखिएगा
उर्मिला जी आप म्यूट करिए, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप फिर से अनम्यूट कर रही है। उर्मिला जी प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योर स्पीकर। अगला सवाल लेते हैं। जी हैंड रेज कैसे करेंगे जरा बताइए, जरा हैंड रेज करना नहीं आ रहा। क्या करेंगे? रिएक्शंस में ऑप्शन रहता है, रिएक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन आ जाएगा। जीतेश जी आप सवाल पूछिए, उनके बाद प्रभाकर तिजारे आप तैयार रहिएगा। नमस्ते गुरुजी, मैं जीतेश नमस्ते। बात कर रहा हूँ कनाडा से। तो आपने आज के लेक्चर में बताया कि एक किसी भी साम्राज्य को समृद्ध होने के लिए राजकीय सत्ता और धार्मिक सत्ता दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर अभी हम कंटेम्पररी इंडिया की, आज के भारत की बात करें, तो आज का भारत तो डेमोक्रेसी है, राजकीय सत्ता जैसे हो गया, लोकतंत्र है हमारे देश में। पर उसी के सामने अगर समृद्ध बनाने के लिए आप धार्मिक सत्ता के रूप में क्या सजेस्ट करते हो? मतलब उसके लिए क्या है इंडिया के पास समृद्ध होने के लिए? देखिए, इसे हमें ठीक से समझना होगा। सत्ता का स्वरूप कैसा भी हो, वह राजा की सत्ता हो, सम्राट की सत्ता हो या लोकतंत्र की हो, गणराज्य हो, इस सत्ता का धर्म के साथ में समायोजन यह बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ तो यह कहा गया है कि धर्म यह शासकों का शासक होता है। धर्माचरण करने वाला शासक, धर्माचरण लोगों से करवाने वाला शासक यदि वह नहीं है तो अच्छा शासक नहीं माना गया हमारे यहाँ। और धर्म सत्ता जो है यह भी आज बहुत भारत में दुर्बल स्थिति में है। वास्तव में तो धर्म सत्ता यह सहजता से राजा के ऊपर, शासक के ऊपर प्रभाव डाल सके, अपने नैतिक सत्ता के आधार पर राजा को, शासक को प्रभावित कर सके, ऐसी होनी चाहिए। तो धर्म सत्ता को हमें प्रबल बनाना होगा। आज धर्म सत्ता अपने अपने साम्राज्य बनाकर बैठी हुई है, अलग अलग संप्रदायों में बटी हुई है। और हर संप्रदाय का जो प्रमुख है, सामान्यतः उसके मन में यही आता है कि पूरे विश्व का मानव समाज मेरे संप्रदाय के अंतर्गत आ जाए। वो धर्म के पीछे नहीं है। और इसलिए जो अलग अलग संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों को फिर से धर्म के अनुरूप ऐसा ढालना होगा। धर्म सत्ता को बलवान बनाने का यह एक बहुत प्रभावी माध्यम है। जो अलग अलग संप्रदाय हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी हैं, फिर गायत्री परिवार हुआ, श्री श्री रविशंकर, ये सब बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। ये सब लोग जब धर्म को सर्वोपरि मानना शुरू करेंगे और अपने संप्रदाय के माध्यम से भी धर्म का प्रचार करेंगे, तब धर्म सत्ता जो है वो प्रभावी बनेगी। प्रयास चल रहे हैं। प्रभाकर जी आप अगला सवाल पूछिए, उनके बाद धन्यवाद। पूर्णा पाठक जी तैयार रहिएगा। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, ये एक विषय आपने रखा है कि हिंदू समाज या जो हमारा भारतीय समाज है वो मुसलमान आक्रांताओं को समझने में अपयशी रहा है। तो यह तो आज तक हो रहा है। आज भी हम पूरे कंफ्यूज है हाउ टू हैंडल दी फॉरेन थॉट प्रोसेस। हमारे यहाँ पर अभी नया नैरेटिव बना है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस। मतलब कई लोगों ने इसको अच्छा बनाया है, कम्युनिस्ट और इस्लाम, इसके कॉम्बिनेशन में एक ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस जो भारत में पैदा हुआ है, उनसे संघर्ष कैसा करना अभी भी हमको कंफ्यूज है। कोई लोग बोलते हैं कि वो अपने ही लोग हैं,
उनमें परिवर्तन लाना चाहिए, कोई बोलते हैं उसको इरिलेवेंट करना चाहिए, कोई बोलते हैं उसके साथ संघर्ष करना चाहिए। तो हमारा समाज अभी भी कंफ्यूज है, इसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। वैसे तो मैंने अपने कथन में ही ये कहा था कि हमारा स्वाधीनता और स्वतंत्रता संग्राम तो शुरू ही नहीं हुआ है। हमने विचार ही नहीं किया है कि सारी व्यवस्थाओं को हमें भारतीय बनाना है। स्वाधीनता के बारे में हमारा संग्राम पूर्ण नहीं हुआ है। यानी जो हमारे अधीन जो भू प्रदेश है उसमें भी स्वाधीनता संग्राम चल ही रहा है। क्योंकि आपने जैसे बताया वैसे इस्लाम और कम्युनिज्म, ये कम्युनिज्म यह भी एक मजहब है, इसे हमें समझना होगा। मजहब के जितने भी लक्षण है सब इसको लागू हैं। और इसीलिए कम्युनिस्टों का आक्रमण बहुत गंभीर भारत में नहीं रहा। इसके लिए मैंने उसका तीसरे दौर में उसका उल्लेख नहीं किया। आज भी कम्युनिस्ट छुपे ढंग से काम कर रहा है और भारत को दुर्बल बनाने का, आपने जैसे बताया ब्रेकिंग इंडिया की शक्तियों में इस्लाम, ईसाईयत और कम्युनिज्म, ये तीनों ही काम कर रहे हैं। इनके साथ में व्यवहार कैसा करना चाहिए इसका भी मैंने कुछ सूचक ऐसा संकेत मेरे कथन में किया था। जिसे जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में हम जवाब देने का सामर्थ्य निर्माण करें। अब इसे और विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। जो संवाद से, जो शास्त्रार्थ से जो समझ जाए उसको शास्त्रार्थ से समझाना होता है। अब सामने पशु ही आकर खड़ा हो गया, भेड़िया आकर खड़ा हो गया, उसके साथ आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। उसे तो केवल डंडे की भाषा समझती है, तो डंडे से समझा, तो डंडा चलाने का सामर्थ्य निर्माण करो, डंडा हमेशा साथ में रखो। अब यह सब बातें कुछ मात्रा में हिंदू समाज में लोग समझने लग गए हैं, लेकिन यह समझदारी का जो प्रतिशत है यह बहुत कम है। अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू यह समझ नहीं रहा, यह स्वाधीनता संग्राम समाप्त नहीं हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम तो शुरू ही नहीं हुआ है, वो समझ नहीं रहा। और सुख समृद्धि के लिए स्वाधीनता और स्वतंत्रता होना यह अनिवार्य ऐसी पूर्व शर्तें हैं। इनके न होने से हमारी सुख समृद्धि कभी भी छीनी जा सकती है, कभी भी हमें गुलाम बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष में यहां आकर गुलाम नहीं बना रहे आज, लेकिन आर्थिक दृष्टि से गुलामी तो बहुत चल रही है भारत में। अंधानुकरण हम विश्व का करते ही जा रहे हैं जीवन के सभी क्षेत्रों में। अंग्रेजी भाषा का आक्रमण देखिए, इसका भी विचार कभी आगे के एक सत्र में कभी हम करने वाले हैं। इनके आक्रमण को हम नहीं समझ रहे हैं, एलोपैथी का आक्रमण है, इसको हम समझ नहीं रहे हैं। अब यह सब जो है ना, यह सब हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारा स्वाधीनता और स्वतंत्रता संग्राम का जो स्वरूप है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का है, इसे समझना होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको आयुर्वेद को स्थापित करने की दृष्टि से क्या करना होगा, यह भूमिका अलग होगी, और भाषा के क्षेत्र की भूमिका अलग होगी। लेकिन यह संग्राम तो करना ही होगा, हर क्षेत्र में करना होगा, इसे हम समझें। इसी का विचार हम आगे के सत्रों में करने ही वाले हैं। अगला सवाल लेते हैं। अरुणा पाठक जी आप पूछिए, उनके बाद दीपल मेहता आप तैयार रहिएगा। अरुणा मैडम आप पूछिए। नमस्ते सर।
नमस्ते। ये तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों की जो शिक्षण प्रणाली थी उसको हमने उनके जाने के बाद भी कंटिन्यू किया। इसी बारे में आप जो बात कर रहे थे कि हम जो सिखा रहे हैं वो असामाजिक भारतीयत्व है, उसका मतलब क्या हो सकता है? हम हर बात तो भारतीय सिखा रहे हैं। समाज शास्त्र, मुझे पता नहीं आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन जो महाविद्यालय में समाज शास्त्र सिखाया जाता है वो भारतीय समाज शास्त्र थोड़ी सिखाया जाता है। वो अभारतीय है। राज्य शास्त्र है वो अभारतीय है, न्याय शास्त्र है वह अभारतीय है। तो सभी तो हम अभारतीय सिखा रहे हैं, तो शिक्षा भारतीय बनेगी कैसे? तो शिक्षा भारतीय बनाने की दृष्टि से हमें भारतीय राज्य शास्त्र क्या होता है इसका शिक्षा के क्षेत्र में विचार करना होगा, इसकी प्रस्तुति करनी होगी। और विशेष रूप से 3 प्रकार के शास्त्रों का हमें गहराई से प्रस्तुतिकरण करना होगा। शिक्षण शास्त्र, रक्षण शास्त्र और पोषण शास्त्र। इन 3 शास्त्रों का पोस्ट डॉक्टोरल इस स्तर का अध्ययन होने की आवश्यकता है। ऐसा जब होगा शिक्षा क्षेत्र में, तो फिर समाज जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र को भारतीयकरण करने के प्रयास करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ पाथेय प्राप्त होगा, उनके लिए कुछ मार्गदर्शक सूत्र प्राप्त होंगे, उनके लिए दिशा दर्शन का काम होगा। तो शिक्षा क्षेत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा ऐसा काम उनके सामने खड़ा है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ लोग इस दृष्टि से प्रयास करने लगे हैं। समसामयिक ऐसे न्याय के क्षेत्र में, जैसे मैं आपको उदाहरण बताया, अब्दुल नजीर जैसे लोग विचार करने लगे हैं कि न्याय क्षेत्र का भारतीयकरण होना चाहिए, प्रत्यक्ष व्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए। और समांतर रूप से भारतीय न्याय व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, इस प्रकार का शोध कार्य शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हुए पूरे समाज को हम भारतीय बना सकते हैं। भारतीयकरण की प्रक्रिया तो यही रहेगी। एक ओर से आप समाज जीवन में से मांग का निर्माण करो और उस मांग की पूर्ति के लिए शिक्षा क्षेत्र से शास्त्रों का निर्माण करो। अगला सवाल लेते हैं। दीपल मेहता आप पूछिए, उनके बाद कुलदीपिका केसकर आप तैयार रहिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, अरुणा जी ने हमें जो बताया उसके आगे मेरा प्रश्न था थोड़ा कि जो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन जरूरी है, लेकिन ये शायद थोड़ा टाइम जाएगा, आएगा जरूर अच्छा वक्त। लेकिन अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की है, 6 साल की है। तो उसको मैं अपने हिसाब से आपने जो बताया भारतीयता की तरफ जाना है, तो मेरा प्रयास यही रहता है। वेद उपनिषद की बातें करती हूँ, जो हमारे है जो आपने वीरों की गाथाएं सुनाई वो बताती हूँ। तो उसके अलावा क्या प्रयास हो सकता है, और ऐसा कुछ साधन अलग से कुछ प्राप्त हो सकता है? तो देखिए, यह तो हमारे यहाँ हमने कुछ अपने प्रयासों से कुछ छोटी छोटी व्यवस्थाएं निर्माण करना, इसका प्रयास करना होगा। अब जैसे कुटुंब की शिक्षा, इसका विचार तो हम कुटुंब में कर सकते हैं ना। जी। उसका विचार, उसका अध्ययन शुरू करो। एक और छोटी सी योजना मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, जो आपके बच्चों को भी और भी कुछ परिचित बच्चों को भी उसका लाभ मिल सकेगा। यह पुरोहित पद प्रतिष्ठा। पुरोहित का जो नाम है, इसका अर्थ ही है जो पुर का हित देखता है वो पुरोहित होता है। यह हमारे यहाँ बहुत दीर्घकालीन और बहुत श्रेष्ठ परंपरा रही है पुरोहितों की। हर कुटुंब का पुरोहित हुआ करता था और पुरोहित मार्गदर्शन करता था।
कि भारतीय ज्ञान धारा के आधार पर जिस भी प्रकार का प्रसंग आने वाला होगा उसे ध्यान में लेकर वह कुटुंब को मार्गदर्शित करता था। आज हमारी समस्या ये हो गई है, ये जो पुरोहित है ये एक धंधा बन गया है, व्यवसाय बन गया है। और जैसे हम किसी दुकानदार से कोई वस्तु खरीदते हैं, इसी प्रकार से ये अपनी सेवाएं देता है। ये तो इसकी बहुत भ्रष्ट ऐसी स्थिति है। इस पुरोहित को क्या हम फिर से प्रतिष्ठित कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए एक ओर से तो पुरोहितों को कुछ करना होगा और दूसरी ओर से पुरोहितों के जो यजमान बनेंगे, जो कुटुंब होंगे, उन कुटुंबों को कुछ करना होगा। एक छोटा सा सुझाव देता हूं, देखिए, हम में से कई लोग इसका विचार कर सकते हैं। अपना जो भी कुल का पुरोहित होगा, या अपने पिताजी से पूछ सकते हैं कि हमारा कुल का पुरोहित कौन रहा है। उन पुरोहित से संपर्क कीजिए और उनसे कहिए, आप सप्ताह में 2 दिन हमारे बच्चों को भारतीयता की समझ देते रहिए, उसके बारे में कुछ बताते रहिए। सप्ताह में 2 दिन, 2-2 घंटे बस। और इसके प्रतिकार के रूप में, इसका शुल्क नहीं कह रहा हूं मैं, इसकी कीमत नहीं कह रहा हूं, यह जो पुरोहित आपके बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, ये तो अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसे ध्यान में रखकर जो कुटुंबों का एक गुट होगा, 8, 10, 15 कुटुंबों के बच्चे जिसमें होंगे, यह सब कुटुंब इतना पर्याप्त रूप से धन अपने पुरोहित को दें कि पुरोहित की जो जीवन के लिए एक जो चिंता है वो दूर हो जाए। यह कुटुंब के, यह 10-15 कुटुंबों के जो प्रमुख हैं, यह उस पुरोहित के कुटुंब को चलाने की जिम्मेदारी, इसको समझकर इसके अनुसार पुरोहित जी को दक्षिणा दें। तो एक ओर से तो इस अनमोल ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने वाले बच्चे निर्माण होंगे, दूसरी ओर उन बच्चों के और उन कुटुंबों के सदस्य जो हैं, उनके मन में यह धारणा बनेगी कि कुछ अनमोल प्राप्त करना है, उसके लिए दक्षिणा तो देनी होती है। और वो दक्षिणा अपनी जो माली अवस्था है, अपनी जो आर्थिक अवस्था है, उसको शोभा देगी, इस प्रकार की होनी चाहिए। उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए हम जितना अधिक दे सकते हैं उतना हम दें। इस प्रकार का एक विचार समाज में कम से कम इतने कुटुंबों तक पहुंचेगा। और तीसरा लाभ, ऐसे पुरोहित निर्माण होंगे जो पुरोहित का चिंतन करेंगे, पुर के हित के लिए किस प्रकार का ज्ञान मैंने बच्चों को देना चाहिए, किस प्रकार के बच्चों की आवश्यकता है, किस प्रकार के युवकों की, लोगों की समाज जीवन में आवश्यकता है, ऐसे लोग निर्माण करने का मेरा दायित्व है, ऐसा समझने वाले पुरोहित निर्माण होंगे। ऐसा और भी अन्य क्षेत्रों में भी आप विचार कर सकते हैं। उद्योग के क्षेत्र में है, ऐसे उद्योजक खड़े हो जो भारतीय ढंग से उद्योग चलाए। भारतीय ढंग से क्या उद्योग कैसे होता है, इसे समझना होगा। इसके बारे में भी साहित्य उपलब्ध हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अभी भीष्म की ओर से प्रकाशित होने वाला जो जीवन का भारतीय प्रतिमान है, उसमें भी कौटुंबिक उद्योग नाम का एक अध्याय है। इसी प्रकार से ग्राम विकास इस नाम की एक पुस्तक छपी है। मैंने और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लेखन किया इसका। उसमें भी इस कौटुंबिक उद्योग और कौटुंबिक उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसको समझे हम। और अलग अलग क्षेत्रों में, भाषा का क्षेत्र है, इतिहास का क्षेत्र है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, इस हर क्षेत्र में इस प्रकार के ज्ञान के प्रवाह ये शुरू हों। हम जिस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में हमारा कुछ विशेष योगदान हो सकता है ऐसा मानते हैं, उस क्षेत्र के भारतीयकरण के लिए प्रयास शुरू करें, अपने से शुरू करें, अध्ययन से शुरू करें। कुलदीपिका केसकर, आप सवाल पूछिए, उसके बाद दीप्ति व्यास तैयार रहिएगा।
नमस्कार सर, मी मराठीत बोललं तर चालेल ना? मुझे चलेगा, बाकी सब लोगों को नहीं चलेगा। नाही हरकत नाही, प्रश्न कळाला तर पुरे झालं, उत्तर हिंदीत द्या बोलिए आपण, बोलिए काही आप, हरकत नाही. हिंदी हा में बता दूंगा उत्तर उसका। आज एक राशन कार्ड एक झालेलं आहे, तर असं शिक्षा पद्धती जर एकच झाली पूर्ण भारताची तर काही फायदा होईल ना. पुरोहित करतील ते त्यांचा व्यवसाय म्हणून करतील, पण त्यांना किती इंटरेस्ट आहे हाही महत्वाचाच प्रश्न आहे ना. देखिए, पुरोहित जो है ना, हाँ. पूरे देश का पुरोहित नहीं है, यह पुर का हित देखने वाला, यानी उस गांव का, या आप जब यदि 10-15-50 कुटुंबों को जोड़ेंगे, उतने के हित के दृष्टि से पुरोहित, यह धंधा नहीं होता, यह सामाजिक दायित्व होता है। इसको समझने वाले पुरोहित निर्माण होंगे, इसे आप समझिए। और शिक्षा का जो विषय है ना, ये शिक्षा का विषय हमारे यहाँ आज जो शिक्षा की स्थिति है, उसमें केवल औपचारिक शिक्षा को शिक्षा माना जाता है। भारतीय शिक्षा की अवधारणा हम आगे सुनने वाले हैं, यह तो जन्म जन्मांतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और इस जन्म में यह प्रक्रिया गर्भ धारणा से शुरू होती है, और जब तक अंतिम सांस चलती है तब तक चलती है। तो कुटुंब शिक्षा है, लोक शिक्षा है, यह सब औपचारिक अनौपचारिक, यह अलग अलग प्रकार से हमारी शिक्षा की मान्यता में समाहित होते हैं, इसे हम समझें। और इस दृष्टि से समाज जीवन का हर व्यक्ति, इसका भी विचार हम आगे करने वाले जब शिक्षा व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे। आप इन सत्रों को, इन विषयों को सुनती रहें, तो आपके मन में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, लगभग उन प्रश्नों के उत्तर आपको इस व्याख्यान माला में मिल जाएंगे। समय की मर्यादा को देखते हुए आखिरी सवाल लेते हैं। दीप्ति व्यास, आप पूछिए। सर नमस्कार, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मुझे सर ऐसा लगता है कि करीब करीब 100 से ज्यादा लोग इस सेशन को एक बार में सुन ही रहे हैं। तो सर हम अब जो बदलाव हम चाहते हैं, उस बदलाव की शुरुआत भी हम ही कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सर जब आप ये सेशन पूरा लेते हैं, तो हमें कोई एक बहुत ही छोटी सी कोई टिप्स जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि भाई कोई एक छोटी सी बात और साथ में हमें कह दिया करिए कि भाई अगले हफ्ते तक आपको इस बात का पालन करना है, तो हम धीरे धीरे अपने आप को बदल पाएंगे और ये शुरुआत हम खुद ही से कर पाएंगे। तो एक ऐसा बस छोटा सा सुझाव था। मेरी बात अगर गलत हो तो माफी चाहूंगी मैं। देखिए, कोई भी सामाजिक परिवर्तन होता है ना, उसका प्रारंभ तो विचार से ही होता है जी। हमारे विचार कितने स्पष्ट हैं, तो विचारों को स्पष्ट करने के लिए पहले हमारा अध्ययन होना चाहिए जी। तो हमारा अध्ययन कितना अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसके अनुसार यह तय होगा कि हम जो करने जा रहे हैं वो कितना श्रेष्ठ होगा। जी। हमारा अध्ययन यदि उतना श्रेष्ठ नहीं है, तो उससे मिलने वाले जो लाभ हैं वो भी कम ही होंगे। इसलिए एक और तो हम अपने अध्ययन को तेजस्वी बनाते चलें, और दूसरी ओर जो हमने अध्ययन किया उसमें से हम आज क्या कर सकते हैं, उसको करना शुरू कर दें। ऐसे ही कुछ विरोध को निमंत्रित नहीं करना। विरोध में ही हमारी शक्ति खर्च हो जाएगी, नहीं तो। इसके लिए विरोध को निमंत्रित न करते हुए आज हम जो कर सकते हैं करना शुरू कर दो। जैसे कुटुंब में स्वावलंबन बच्चों को आना चाहिए, होना चाहिए। शिक्षा कोई बाहर जाकर थोड़ी लेने वाले हो, घर में देनी है। कुटुंब का हर व्यक्ति कुटुंब का हर काम कर सके, इसकी शिक्षा के लिए कहीं बाहर आपको सिखाने को भेजेंगे क्या? घर में करने की बात है। बिल्कुल। लेकिन इसे समझना होगा
कि हम क्या क्या कर सकते हैं, अध्ययन करेंगे और विचार करेंगे तो हमारी समझ में आएगा। और जैसे ही हमारे मन में आता है ये अच्छी बात है, ये सबके हित की है, हाँ और कर सकता हूँ तो करना शुरू कर दीजिए। जी और आगे जो करना है उसके लिए कुछ पृष्ठभूमि बनाने की शुरुआत कीजिए, अनुकूलता निर्माण कीजिए। जी अब घर में जैसे है कि घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें वो बात पसंद नहीं है, तो उनसे झगड़ा करके नहीं चलाना है, बिल्कुल। लेकिन वह भी अनुकूल बने इसके प्रयास तो करते रहना है। अनुकूल बनेंगे, दुगनी गति से तिगुनी गति से आगे चलेगा वो संस्कार का काम। हाँ तो इस प्रक्रिया को हम समझें, परिवर्तन की प्रक्रिया को, हाँ तो हम अपने ही मार्गदर्शक बन पाएंगे। क्योंकि ऐसे केवल एक प्रश्न पूछकर आपके जीवन में, आपके कुटुंब में, या आप ये 4, 5, 6, 7, 8 बातें कर सकती हैं, ऐसा कहना बहुत कठिन है। हाँ, करीब से जो जानते हैं, जान सकते हैं, उनको तो थोड़ा और गहराई से बताया जा सकता है। अभी तो मोटा मोटा यही बताया जा सकता है कि कुटुंब शिक्षा का विचार करिए। जी अपने बच्चे को जो वर्तमान शिक्षा है हाँ उसकी विकृतियों से कैसे बचा सकते हैं, उसका हाँ, विचार कीजिए। तो मैंने ये पुरोहित बहुत अच्छी बात शिक्षा का है। विषय जो रखा है, हाँ हाँ वह इस अभारतीय शिक्षा के जो विकृतियां हैं हाँ उनसे अपने बच्चे को दूर रखने का एक बहुत प्रभावी साधन बन सकता है। वो विचार बिल्कुल करिए। सर बिल्कुल, ये सही बात है सर, क्योंकि बहुत गौरवशाली जो इतिहास रहा है, जैसे अब कैलाश टेम्पल है जो औरंगाबाद के पास है, तो उस तरह की जो देखते हैं तो वो बहुत ऐसा लगता है कितना साइंटिफिकली इन चीजों को बनाया होगा। तो ये इतिहास के साथ हम अभी तो अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, तो गौरवशाली तो रहा है। हमने उसका कुछ सुनने का प्रयास किया है 3 सत्रों में, 4 सत्रों में, और भी आगे बहुत सारी बातें आने वाली है जिनका वर्णन पहले के सत्रों में नहीं हुआ है। वो भी हम देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे कैसी अद्भुत, कैसी अतुलनीय, ऐसी हमारे यहाँ केवल ज्ञान धारा नहीं तो जीवन धारा रही है जी। इसे हम समझने वाले इस व्याख्यान माला में के माध्यम से। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद सर। आज के सेशन में हम यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। Thank you.